हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। जो भी नए यूजर हैं हमारे चैनल के, वे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके पश्चात आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। टॉपिक क्या है आज का हमारा? भोसला शासन प्रमुख अधिकारी, अर्थात जब भोसला शासक हुए हमारे छत्तीसगढ़ में तो उस समय उनके प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे और उनका क्या क्या कार्य था। आज के इस वीडियो में हमने उन सभी बातों को इंक्लूड किया है। तो जो भी एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, सीजी पीएससी प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं अगले वर्ष और इस वर्ष के लिए, इसके अलावा जो भी किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिनके सिलेबस में छत्तीसगढ़ का टॉपिक जुड़ा हुआ है, वे हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें। और जो भी यूजर अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी पूरा जो सिलेबस है या पूरा जो पार्ट है आज का वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। भोसला शासन प्रमुख अधिकारी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ है वंशीय शासक रहा करते थे। पिछले के जब वीडियो हमने बनाया था छत्तीसगढ़ का, उसमें हमने आपको बताया था कि है वंशीय शासक यहाँ रहा करते थे। जब उनकी स्थिति कमजोर हुई और उनका शासनकाल जर्जर अवस्था में पहुँच गया तो उस कंडीशन पर उस अवस्था का लाभ उठाते हुए भास्कर पंत ने क्या किया था, यहाँ आक्रमण कर दिया था, जिसके फलस्वरूप यहाँ फिर मराठा शासक या भोसला शासकों का शासनकाल प्रारंभ हो गया था। ठीक है। अब उसके पश्चात से यहाँ कभी अप्रत्यक्ष रूप से तो उसके पश्चात प्रत्यक्ष रूप से भोसला शासकों ने शासन किया। तो जब वे अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन करते थे, अर्थात वे नागपुर पे रहते थे और शासन कार्य देखते थे नागपुर रियासत का प्लस छत्तीसगढ़ रियासत का। ठीक है। तो उस समय की बात है कि वे जब नागपुर में रहा करते थे तो उस कंडीशन पर छत्तीसगढ़ में भी अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को रखना अनिवार्य था, अन्यथा यहाँ के शासनकाल में किसी न किसी प्रकार का हस्तक्षेप या भेदभाव हो जाता और उस कंडीशन पर अराजकता फैल सकती थी। इसीलिए जो भोसला शासक थे उन्होंने कुछ नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जो कि उनके स्थान पर कार्य कर सके और सभी अपने अपने जो विभाग है उनको संभाल सके। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन अधिकारियों की जिनका नियुक्ति किया गया था भोसला शासकों के द्वारा। तो पहला देखने को मिलता है हमें सूबेदार। सूबेदार वह पोस्ट था जो कि राज्य का सबसे उच्च अधिकारी का हुआ करता था। अगर हम यह कहें कि यह राजकुमार या भोसला राजकुमार या भोसला राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में थे तो इसमें किसी भी प्रकार की दो मत की बात नहीं। तो मैं बात कर रहा था सूबेदार के बारे में। ठीक है। जो कि राज्य का सबसे उच्च अधिकारी का पोस्ट है। उस समय यह राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे और यहाँ के छत्तीसगढ़ का जो सैनिक है, असैनिक विभाग है, फौजदारी मामला है या राजस्व मामला है, उन सब का प्रमुख हुआ करता था सूबेदार, अर्थात सभी विभागों का प्रमुख अधिकारी था सूबेदार। और इसके आधार पर ही समस्त विभाग के जो अन्य अधिकारी थे उनकी नियुक्ति होती थी और वे सभी इसके अंतर्गत कार्य करते थे या इसके अधीनस्थ कार्य करते थे। ठीक है। इसके अलावा जो सूबेदार का पद था वह वंशानुगत नहीं हुआ करता था। ठीक है। जो भी व्यक्ति राजा को, भोसला शासक को यह आश्वासन दिला देता था कि वह अधिक से अधिक राशि वसूल कर, जो कि एक निर्धारित होती थी, उस राशि को वसूल कर राजा को दे सकता है, उस व्यक्ति को सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। उसके लिए किसी और योग्यता की जरूरत नहीं थी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो दूसरा पोस्ट देखने को मिलता है फड़नवीस। फड़नवीस यह कौन सा पोस्ट है? तो फड़नवीस पोस्ट का काम था आय व्यय का लेखा जोखा करना। मतलब संपूर्ण राज्य में आय व्यय का जो लेखा जोखा करने का काम था वो फड़नवीस का था। यह अपने कार्य को पूरी तरह से करने हेतु एक सहायक का मदद भी लेता था जिसको नायब फड़नवीस के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसके अलावा यह सूबेदार के कार्यालय में रहता था। जो वरिष्ठ फड़नवीस हुआ करता था वह सूबेदार के कार्यालय में निवासरत या कार्यरत हुआ करता था। ठीक। अगला देखते हैं पोतदार। पोतदार कौन है? तो राजधानी में खजांची। वे व्यक्ति जो पूरे संपूर्ण राज्य को न संभालकर केवल और केवल राजधानी में आय व्यय का लेखा जोखा करते थे, उस व्यक्ति को पोतदार पोस्ट दिया गया था। ठीक है। उस व्यक्ति को पोतदार कहा जाता था जो केवल और केवल राजधानी को
और राजधानी में आने वाले आय व्यय को ही लेखा जोखा करता था। उस व्यक्ति को पोतदार कहते थे और यह एक प्रकार का खजांची हुआ करता था। ठीक, अगला देखने को मिलता है परगना प्रमुख अधिकारी। परगना का उस समय, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो भोसला शासक हुआ करते थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को अलग अलग कई विभिन्न परगनों में बांट दिया था। ठीक है, तो समस्त परगनों का अलग अलग अधिकारी हुआ करता था। उसमें कोई उच्च अधिकारी होता था तो कोई निम्न अधिकारी होता था। तो परगना का जो उच्च अधिकारी हुआ करता था उसका नाम था कमाविंसदार। कमाविंसदार जो है वो परगना का सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। जिस प्रकार से राज्य का प्रमुख अधिकारी या उच्च अधिकारी सूबेदार हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार से परगना का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसका नाम था कमाविंसदार। ठीक है, कमाविंसदार परगना का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था और इसके नीचे बाकी अन्य अधिकारी कार्यरत थे। इसके अधीन सैनिक, असैनिक, फौजदारी और राजस्व मामले आया करते थे। अगला बड़कर। बड़कर एक पोस्ट का नाम है जिसके अंतर्गत परगने की सामान्य स्थिति व दशा की जानकारी ली जाती थी। यदि कोई व्यक्ति जो परगने के अंदर उसकी सामान्य स्थिति की जानकारी ले कि किस परगने में कौन सी घटना घटित हो रही है, वहाँ का कृषि किस प्रकार से है, वहाँ के आय का स्रोत क्या है, व्यय के स्रोत क्या हैं, उन सभी स्थिति का जायजा लेना और जायजा लेने के पश्चात फिर परगने के प्रमुख अर्थात कमाविंसदार को सौंपना, वह कार्य करने वाला व्यक्ति के पोस्ट को कहते थे बड़कर। ठीक, अगला आता है बरार पांडे। बरार पांडे एक पोस्ट है। इस पोस्ट के तहत यह जानकारी प्राप्त होती है कि यह व्यक्ति जो बरार पांडे के रूप में नियुक्त होता था, लगान संबंधी जितने भी दस्तावेज हैं उनको तैयार करता था। यदि किसी व्यक्ति को लगान चाहिए तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस समय में, ठीक है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने का कार्य बरार पांडे का हुआ करता था। जो वर्तमान में जैसे है, यदि हमें किसी से कर्जा चाहिए तो हमें कुछ न कुछ उस समय वहाँ कर्जे के रूप में रखना पड़ता है। मतलब उससे पहले यदि हम कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो उस कंडीशन पे जो चीज़ हम गिरवी के रूप में रखते हैं वो गिरवी वाला वस्तु जिसने हमें कर्जा दिया उसका हो जाता है, कर्जदार का हो जाता है, कर्जदार का नहीं रहता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से बरार पांडे उस समय का मुंशी हुआ करता था। समझिए, यह मुंशी का काम करता था, लगान संबंधी जितने भी दस्तावेज हैं उसको तैयार करता था, ये उसी का काम था। अगला, बरार पांडे के साथ ही परगना का एक और अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था पंडरी पांडे। नाम याद रखिएगा, बरार पांडे और पंडरी पांडे दोनों में बहुत अंतर है। बरार पांडे लगान संबंधी तैयार करता था दस्तावेज, जबकि पंडरी पांडे जो मादक द्रव्य, ठीक है, उनसे जो भी फायदा होता था या उनसे जो आय प्राप्त होता था उनका आय व्यय का लेखा जोखा रखता था पंडरी पांडे। ठीक है, कि मादक द्रव्य हैं उनसे कितने आय हमें प्राप्त हो रहे हैं और कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं, उसमें से उसका जो लेखा जोखा है उसको रखता था पंडरी पांडे, जबकि बरार पांडे लगान संबंधी। ठीक, अगला आता है माल चपरासी। नाम से स्पष्ट है, चपरासी जो वर्तमान में आप लोग देख भी रहे हैं भृत्य के रूप में कार्य करते हैं, उस समय भी उन्हें माल चपरासी का नाम दिया गया था। परंतु वर्तमान में जो चपरासी हैं वे केवल और केवल जो है एक कार्यालय के अंदर कार्य करते हैं, परंतु उस समय जो माल चपरासी हुआ करता था वो चौकीदारी का कार्य करता था। इसके अलावा वह परगने के अंदर किसी भी प्रकार का कर वसूलना है तो उसमें वह कमाविंसदार एवं अन्य जो पदाधिकारी हैं उनका मदद करता था। ठीक है, मतलब जो आय का राशि है उसको कर है उसको वसूली करने में सहायता करता था। कौन? तो माल चपरासी। ठीक, इसके पश्चात देखने को मिलता है हमें ग्राम संबंधी कुछ पदाधिकारियों के पोस्ट और उनके औहदे और उनके कार्य। ठीक, तो उसमें पहला आता है पटेल। पटेल नामक एक पोस्ट हुआ करता था जो कि गांव का सबसे प्रमुख राजस्व प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, पटेल कौन? गांव का सबसे प्रमुख प्रमुख राजस्व अधिकारी। ठीक है, राजस्व अधिकारी हुआ करता था कौन? पटेल, जो कि एक या एक से अधिक गांव के भूमि कर एवं अन्य करों की देखरेख किया करता था। भू राजस्व से संबंधित इसका कार्य था। गौटिया गांव का सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। वर्तमान में यदि हम देखें तो सरपंच, वर्तमान का सरपंच वही उस समय गौटिया कहलाता था। और इसके अंतर्गत यह लगान का निर्धारण करता था और जितना लगान का निर्धारण करता था उस राशि को वसूलने का कार्य गौटिया का था। वो किस प्रकार से वसूलेगा, कैसे वसूलेगा वो जाने, लेकिन एक लगान निर्धारित की जाती थी किसके द्वारा? सूबेदार के द्वारा, और उसको गांव में
संचालित करना और किस प्रकार से व्यवस्थित रखना है गांव को, उसका कार्य गौटिया को सौंपा जाता था। और इसके तहत गौटिया का यह भी उद्देश्य रहता था, यह भी कार्य रहता था कि वह अपने गांव के जो वासी है, मतलब ग्रामवासी हैं, उनको किसी भी प्रकार से उनके हितों में क्षति ना हो, इसका ध्यान रखना भी गौटिया का ही काम था। ठीक, अगला देखें तो अगला है कोतवाल। कोतवाल वर्तमान में हमारे पुलिस, मतलब जो सुरक्षा कर्मी के रूप में हमारे कार्य करते हैं हमारे साथ, वे सब उस समय कहलाते थे कोतवाल, सुरक्षा प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। और चौहान वर्तमान में जो कोटवार के रूप में यह काम करते हैं गांव में, वो उस समय चौहान कहलाते थे, अर्थात उस समय ग्राम रक्षक का कार्य करते थे। इसके अलावा ये गौटिया के साथ हमारे गांव में किसी भी प्रकार के कार्य रहता था तो उसमें सहायता भी प्रदान करते थे। इस प्रकार से इस वीडियो में जो भोसला शासक प्रमुख अधिकारी हैं उसके बारे में हमने डिटेल में समझाया है, और इससे बाहर से प्रश्न भोसला शासक प्रमुख अधिकारी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में आपने सूबेदार से लेकर के चौहान तक जो जो जानकारी प्राप्त की है उसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यदि भोसला शासन प्रमुख अधिकारियों में से किसी का पोस्ट आता है तो फडणवीस को कई बार पूछा जा चुका है और कमा विंजदार को कई बार पूछा जा चुका है, तो इन दोनों को भूलिएगा नहीं। आय व्यय का प्रमुख अधिकारी फडणवीस, जबकि कमा विंजदार परगना प्रमुख अधिकारी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। परंतु जो नए यूजर हैं उनको मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको छत्तीसगढ़ की पूरी तरह से तैयारी करा देंगे। इसके अलावा साइंस का जो डिपार्टमेंट है उसकी भी हम तैयारी करा देंगे ACF एग्जाम के पहले। तब तक के लिए आप हमसे